क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप नींद की हालत में होते हैं तो अचानक आपको ये लगता है कि आप अपने जिस्म में नहीं हैं। आपकी आंखें बंद होती हैं, जिस्म बिस्तर के ऊपर होता है, लेकिन अचानक आपको महसूस होता है कि आप खुद को कहीं और से देख रहे हैं, जैसे आप अपने ही कमरे के किसी दूसरी जगह से खुद को देख रहे हैं, या एक पल के लिए आपका शऊर आपके जिस्म से अलग हो गया। ऐसी सेंसेशंस का तजुर्बा बहुत से लोग नींद में, ख्वाब में और स्लीप पैरालिसिस के अंदर भी करते हैं और उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये होता क्या है? क्या इंसान का शऊर वाकई कुछ लम्हों के लिए जिस्म से अलग महसूस कर सकता है? और अगर ऐसा महसूस कर सकता है तो क्या दुनिया को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नजरिए से देखा जा सकता है? साइंस इस एक्सपीरियंस को समझने के लिए अक्सर परसेप्शन और कॉन्शियसनेस की स्टडी करती है, लेकिन कुछ लोग इन तजुर्बों को सिर्फ ख्वाब नहीं समझते बल्कि उन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी OBE कहते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि ये सिर्फ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस तक लिमिटेड नहीं है। अमेरिका में मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्कल्स ने भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और सो कॉल्ड एस्ट्रल प्रोजेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया है। लेकिन सवाल आज भी अपनी जगह कायम है कि क्या इंसान का शऊर वाकई जिस्म से बाहर जा सकता है? क्या दिमाग नींद और बेदारी के दरमियान एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है जो बिल्कुल हकीकत जैसा महसूस हो? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी है सन 1958 के वर्जीनिया की। अमेरिका का एक कामयाब आदमी अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। नाम है रॉबर्ट मनरो, और चूंकि रॉबर्ट को आमतौर पर बॉब भी कहा जाता है, सो विल कॉल हिम बॉब मनरो। बॉब मनरो कोई सूफी नहीं था, कोई आमिल नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था, रेडियो नेटवर्क का मालिक था, 400 से ज्यादा रेडियो और टीवी के प्रोग्राम्स बना चुका था। बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी, उस तरह का आदमी कि जिसके बारे में हमारे यहाँ एक जुमला मशहूर है ना कि ये आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है। पर उस रात अचानक उसे एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है, जैसे उसके पूरे जिस्म से एक गर्म रोशनी की लहर बाहर निकल गई हो। उसका पूरा जिस्म कांपना शुरू कर देता है, वो हिल नहीं सकता और फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जिस्म नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो अपने आप को अपने ही कमरे की छत के करीब हवा में तैरता हुआ पाता है और नीचे अपने बिस्तर पर वो अपने ही जिस्म को देख रहा है अपनी बीवी के पहलू में। वो घबरा जाता है, वापस जिस्म में आकर गिरता है और सोचता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। इमेजिन करें इस जगह पर आप होंगे तो आप भी यही सोचेंगे, लेकिन ना तो वो मरा था ना वो पागल हुआ था, बल्कि अगले 40 साल उसने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका। उसने उस दुनिया का एक नक्शा बनाया जहां वो रात को जाता है। और सबसे अजीब बात ये कि अमेरिका की फौज और CIA इसके पीछे लग गए। अब यहां से वो बात शुरू होती है जो इस पूरी कहानी को इंतहाई मुश्किल बना देती है, क्योंकि मनरो को पागल कह के रद्द कर देना आसान होता अगर वो कोई मामूली आदमी था, लेकिन वो कोई आम आदमी तो था नहीं। वो एक संजीदा आदमी था जिसके पास आवाज की टेक्नोलॉजी के 3 पेटेंट्स मौजूद थे। उसने डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम किया था, और जब उसके साथ ये सब कुछ होने लगा तो उसने वो किया जो आमतौर पर एक साइंटिस्ट किया करता है। उसने डर से भागने की बजाय उसे लिखना शुरू कर दिया। हर तफसील, हर सफर को वो लिखता चला गया, और 1971 में उसने अपनी पहली किताब जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी ये छापी। ये वो किताब थी जिसने पूरे उस तजर्बे को एक नाम दिया जिसको आज दुनिया आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहती है। इस किताब की 10 लाख कॉपीज बिक चुकी हैं, और फिर उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने सोचा कि अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो शायद मैं दूसरों को भी ये सिखा सकता हूं। और यूं उसने 1974 में वर्जीनिया के पहाड़ों में अपना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया, और उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उसने नाम रखा द मनरो इंस्टीट्यूट। और उसने आवाज की टेक्नोलॉजी भी बनाई
जिसे उसने हेमी सिंक का नाम दिया, यानी दो कानों में दो मुख्तलिफ टोन्स जो दिमाग के दोनों हिस्सों को एक फ्रीक्वेंसी पर लाती हैं। उसका दावा यह था कि इस आवाज से एक आम इंसान भी अपने शऊर को जिस्म से आजाद कर सकता है, और यह क्लेम अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी तक जा पहुंचा। अब ये बात है 1970 और 1980 की दिहाई की। कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी और एक खुफिया रिपोर्ट गर्दिश करने लगी कि सोवियत यूनियन अपनी जासूसी के लिए ESP इस्तेमाल कर रहा है, यानी जहनी ताकतों पर काम कर रहा है, करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है। तो अमेरिका को डर लगा कि वो कहीं इस रेस के अंदर इस सारी कार्रवाई में पीछे ना रह जाए, और इसीलिए अमेरिका की फौज ने अपने लोग मनरो के वर्जीनिया के इंस्टीट्यूट में भेजने शुरू किए, सीखने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि क्या ये गेटवे टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स असल में काम करती हैं, क्या ये हेमी सिंक वाकई सही काम करती है। और फिर 1983 में एक फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल वेन मैकडॉनल्ड ने CIA के लिए एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट का काम क्या था? इस रिपोर्ट का काम था डिटेल में एनालिसिस करना वो सब कुछ जो बॉब मनरो के इंस्टीट्यूट में चल रहा है। इस रिपोर्ट का नाम है एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द गेटवे प्रोसेस। और यहां समझते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा क्या है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत से लोग बहुत सी बातें इस रिपोर्ट के हवाले से करते हैं। यह रिपोर्ट ये नहीं कहती है कि CIA ने एस्ट्रल प्रोजेक्शन को सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया है। एक अफसर की एक तफसीली रिपोर्ट और उसका एनालिसिस जरूर है, लेकिन उस एनालिसिस में जो लिखा है वो लिटरली हैरान कुन है। उसने फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस को मिलाकर एक दलील दी है कि मनरो की हेमी सिंक टेक्निक से इंसानी शऊर वाकई जिस्म से और वक्त की हुदूद से बाहर जा सकता है। उसने इसे प्लॉजिबल कहा है, यानी ये मुमकिन है, ये काबिल गौर है। एक फौजी डॉक्यूमेंट में, एक CIA की रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी जाती हैं। ये रिपोर्ट सन 2003 में डीक्लासिफाइड हो गई, और आज भी अगर आप चाहें तो CIA की वेबसाइट पर जाकर ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। और यहाँ एक और बात है जो इस पूरी कहानी को बड़ा पुरस्कार बना देती है। उस रिपोर्ट के 29 सफ़ों में से एक सफ़ा गायब है, सफ़ा नंबर 25। जब लोगों ने CIA से पूछा कि वो सफ़ा है कहाँ, तो CIA ने कहा कि हमारे पास वो सफ़ा है ही नहीं, और आज तक वो सफ़ा गायब है। उसमें ऐसा क्या लिखा था जो आप और मैं नहीं देख सकते। और अब ये सब कुछ किसी एक रिपोर्ट पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका का एक असली खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट स्टारगेट, कि जिसमें फौज ऐसे लोगों को ट्रेन करती थी जो रिमोट व्यूइंग कर सकें, एक जगह पर बैठकर, अपनी जगह पर बैठकर अपने शऊर से हजारों मील दूर की चीजें देखना। इस प्रोग्राम का सबसे मशहूर आदमी था जो मैकमोनीगल। उसे अक्सर रिमोट व्यूअर नंबर 1 भी कहा जाता है। उसने फौज के लिए सैकड़ों मिशंस में हिस्सा लिया। दूर बैठे हुए दुश्मन की तंसीबात देखना, छुपी हुई चीजें डिस्कवर करना, उनको देखना, ये इसका रोजमर्रा का काम था। और जो मैकमोनीगल ने खुद कहा कि बॉब मनरो के ट्रेनिंग से उसके नताइज बेहतर हुए, ज्यादा भरोसे के काबिल बने। यानी जो चीज बॉब मनरो ने अपने बिस्तर पर डिस्कवर की थी, उसे फौज ने कोल्ड वॉर के ऑपरेशन में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे स्टडी किया, टेस्ट किया, और फिर खामोशी से इसे बंद कर दिया। नताइज दफन कर दिए गए ताकि आप और मैं कभी ये जान ना पाए। प्रोजेक्ट स्टारगेट को मैंने डिटेल में अपनी इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप देखना चाहें तो यहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब इस कहानी का वो हिस्सा जो वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्री आपको कभी नहीं बताएगी। बॉब मनरो ने सोचा कि उसने 1958 में शायद कोई नई चीज डिस्कवर की है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान इस तजर्बे की बात हजारों साल से करता आया। हर पुरानी तहजीब में, हर तसव्वुर में कि इंसान के अंदर कोई तो चीज है जो जिस्म से जुदा हो सकती है, जिस्म के बगैर किसी भी चीज को देख सकती है। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। आज मॉडर्न साइंस के पास ऐसे बेशुमार केसेस हैं जिन्हें साइंस
ابھی تک ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پائی ہے۔ سن 1991 میں امریکن سنگر پام رینلز کے دماغ میں ایک بہت بڑا اینورزم تھا، ایک پھٹنے والی رگ جو کسی بھی وقت اس کی جان لے سکتی تھی۔ اس کے لیے ایک انتہائی خطرناک آپریشن کی ضرورت تھی جسے اسٹینڈ سٹل کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کے جسم کا درجہ حرارت گرا دیا، 15 ڈگریز تک گرا دیا، اس کا دل رک گیا، اس کے دماغ سے خون نکال دیا گیا، اس کی آنکھوں کو ٹیپ سے بند کر دیا گیا اور اس کے کانوں میں ایسے سپیکر لگا دیے گئے جو تیز آواز نکالتے تھے تاکہ ہر طرح سے باہر سے کسی بھی آواز کے ذریعے، کسی بھی نظر کے ذریعے اس کا کنیکشن توڑا جا سکے۔ اس کی EEG دماغ کا وہ میٹر جو زندگی ناپتا ہے وہ بالکل فلیٹ ہو چکا تھا، یعنی اگر میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں کہا جائے تو اس کی کلینکل ڈیتھ ہو چکی تھی، طبعی طور پر وہ ایک مردہ تھی۔ لیکن آپریشن کے بعد پیم نے وہ باتیں بتائیں جو وہ کسی بھی صورت میں جان بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اس خاص اوزار کا بتایا جس سے اس کے اسکل کو کاٹا گیا کہ اس اوزار کی شکل کیسی تھی۔ اس نے ان جملوں کا بتایا جو ڈاکٹرز آپس میں بولتے تھے۔ آنکھیں اس کی بند تھیں، کان اس کے بند تھے، دماغ اس کا فلیٹ تھا، تو پھر بھی اس نے یہ سب کچھ دیکھا اور سنا کیسے؟ ڈاکٹرز نے خود بعد میں اس کی سب باتوں کو سچ مانا۔ یہ کیس آج بھی اس موضوع پر سب سے بڑا ثبوت ہے اور سب سے زیادہ بحث طلب ثبوت ہے۔ یہ سب طبی ریکارڈ اور ویسٹرن میڈیا میں درج ہے، یعنی ایک مردہ جسم اور اس میں کچھ ایسا ہے جو پھر بھی باہر کی طرف دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پر وہ کچھ ہے کیا؟ لیکن اس سارے موضوع پر جو سب سے تفصیل سے اور سب سے گہری بات آپ کو اور مجھے دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہمارے دین میں ملتی ہے۔ اسلام میں ایک حقیقت ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حیران کن بات بتائی ہے کہ روح کا جسم سے نکلنا صرف موت کے وقت نہیں ہوتا، بلکہ ہر رات جب ہم سوتے ہیں وہ بھی ایک چھوٹی موت ہوتی ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور انہیں بھی جو نہیں مری ان کی نیند کے وقت، پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو جائے انہیں روک لیتا ہے اور باقیوں کو ایک مقررہ وقت پر واپس بھیج دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے یہ بات بتائی کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، کہ اس میں روح ایک طرح سے قبض کر لی جاتی ہے اور پھر صبح واپس بھیج دی جاتی ہے۔ یعنی باب منرو جسے 40 سال تک تجربے سے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اس کی بنیاد ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اور یہاں پر مجھے قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ یاد آتا ہے، جہاں پر انہوں نے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کو بیان کیا کہ کیسے مراقبے کے ذریعے انہوں نے OBE آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس حاصل کیا اور اپنے جسم کو بستر پر اور اپنی روح کو زمین پر دیکھا۔ یہ ان کی کتاب کا بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، لیکن یہاں پر ایک بات صاف کہہ دوں کہ میں تصوف کو کلین چٹ نہیں دے رہا ہوں۔ میں یہاں پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے and probably I would like to find out more about it۔ تو پھر اب اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر نہیں ہے، آپ کے اندر کچھ اور بھی ہے، کچھ جو آپ کے جسم سے بڑا ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو مٹیریلسٹک سائنس جو کہتی ہے کہ تم صرف ایک دماغ ہو، کیمیکل ہو، وہ آپ کو یہ بتانا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ اگر شعور کی اور روح کی اہمیت زیادہ ہو گئی تو پھر غیب کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی، اور غیب سے سائنٹزم دور بھاگتا ہے کیونکہ وہ اسے میجر نہیں کر سکتا ہے۔ باب منرو اپنی ساری زندگی ایک سوال کے پیچھے بھاگتا رہا کہ اگر روح نکل سکتی ہے تو وہ جاتی کہاں ہے؟ میری نظر میں اس کا یہ سوال ہی غلط ہے۔ سوال یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ اگر روح جسم سے باہر نکل کر جاتی ہے تو کون ہے جو اسے واپس لے کر آتا ہے؟ ہر رات جب آپ سوتے ہیں تو اب آپ کی روح آپ کے اختیار سے نکل جاتی ہے، اور وہ کون ہے جو اسے ہر صبح آپ کو لوٹا دیتا ہے؟ اور جس دن وہ اسے واپس نہ بھیجنے کا فیصلہ کرے گا اس دن آپ کی آنکھ
इस दुनिया में नहीं खुलेगी। ये वो हकीकत है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में बयान किया है। हर रात आपकी रूह एक अमानत की तरह उसके पास जाती है और हर सुबह आप तक वापस पहुंचती है। बॉब मनरो ने आसमान का नक्शा बनाने में अपनी जिंदगी निकाल दी, लेकिन जो सबसे बड़ी हकीकत थी उसे तो वो अपने बिस्तर पर ही छोड़ गया कि जो उसे हर रात बाहर ले जाता और उसकी रूह को वापस ले आता है, उस पर उसका कोई इख्तियार नहीं है। वो इख्तियार हमेशा से किसी और के पास है और वो कोई और ज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। उस हकीकत पर गौर करें जो हर रात आपके साथ होती है और आप ध्यान तक नहीं देते।